हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो येस्टरडे। अब ये कल की ही वीडियो की कंटिन्यूएशन है। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था मैं सीरीज़ बनाऊंगी, बिकॉज़ एक ही वीडियो में सारी बातें सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल है और मुझे काफ़ी टाइम भी निकालना पड़ रहा है ये वीडियोस बनाने के लिए। बट आई रियली वांट यू टू बेनिफिट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, इसलिए भले थोड़ा सा मेरा टाइम जा रहा है पर आई स्टिल आई एम गोइंग एंड मेकिंग दीज वीडियोज़। इसलिए मैं रोज़ कोशिश करूँगी एवरी डे वन सीरीज़ लाइक इसी सीरीज़ में वन वीडियो बनाते रहने का। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद यस्टरडेज़ वीडियो। अब यस्टरडे की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी, जैसे कि आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ हेल्थ के बारे में बताया है कि हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्यों अराइज़ होते हैं, कैसे अराइज़ होते हैं, कैसे वो ट्रैवल करते हैं, कैसे वो इंक्रीज़ करते हैं, कैसे वो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ में जाते हैं। ओके, सो डिज़ीज़ का नाम कोई भी हो, ओके, उसके पीछे का जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ऑफ कोर्स देर आर मैनी फैक्टर्स विच गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ डिज़ीज़, जिसको हम ये चीज़ को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ डिज़ीज़। सो इसकी शुरुआत कहीं से होती है, दैट्स फॉर श्योर। एंड उसकी शुरुआत कहीं मंथ्स या कहीं ईयर्स से भी हो सकती है इन केस ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिजीज़ेस। एंड जहाँ तक एक्यूट डिजीज़ेस मतलब जो शॉर्ट टर्म डिजीज़ेस की बात आती है, वहाँ पर भी अप्रोच क्या होना चाहिए कि यू हैव टू एक शॉर्ट टर्म जो मैनिफेस्टेशन या एक्सप्रेशन होता है कभी कोई डिज़ीज़ का, विच इज़ एक्चुअली अ क्रॉनिक डिजीज़ इटसेल्फ, तो ये चीज़ें भी देख लेनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है तो इसके पीछे बॉडी का जो सिचुएशन या बॉडी का जो फंक्शनिंग कैसा है। ओके, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म डिजीज़ इन अ कम्प्लीटली हेल्दी बॉडी हो रहा है तो बात अलग है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यही केस होगा। बट यूजुअली डॉक्टर्स नॉर्मली इतना टाइम स्पेंड ही नहीं करते हैं ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट की सिचुएशन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। सो हमारी जो एग्जैक्ट सिचुएशन होती है वो प्रेजेंट सिचुएशन नहीं होती है, वो हमारी पास्ट सिचुएशन जो हमारी चाइल्डहुड से लेके अभी तक इसको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक है चाइल्डहुड, ओके, जो कि फाउंडेशन आपका है, फिर एक है आपका जो रीसेंट पास्ट, एक है आपका उसके पहले वाला। तो ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन ऑफ डिज़ीज़ में डाल के हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं, तब जाके वो ट्रीटमेंट एक उस लेवल पे, एक अलग ही लेवल पे जाके काम करता है, विच यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझ सकते हो, राइट। नाउ मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में ये बता देती हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन्स मोस्टली कैसे काम करती है ये सब बीमारियों के लिए। Allopathic medicines use one principle that is called as chelation, that is CHELATION, chelation करके एक प्रोसेस होता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन्स बेसिकली ये प्रोसेस से सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती है, किसी भी प्रॉब्लम में कोशिश करती है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने का। जैसे चिलेशन का मतलब होता है कि कोई अगर डिज़ीज़ है लोकलाइज्ड लेवल पे, जो भी चेंजेस हैं उसको ब्रेक करके, ओके, उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उस जो टॉक्सिन है वहाँ से रिलीज़ किया जाए, एंड वहाँ से रिलीज़ होने की वजह से वो एरिया फिर साफ़ हो जाता है या वो एरिया का जो सिम्टम है वो कम हो जाता है। बट अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आपकी इसकी लिमिटेशंस को समझ सकते हो। एक तो पहली बात है, ये जो टॉक्सिन्स जो रिलीज़ होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज़ होके कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। एंड या तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये टॉक्सिन्स हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकल जाए, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी बॉडी उसको रिलीज़ करेगी या कर पाएगी। ठीक है, ये हो सकता है कि वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में ही जमा हो जाए। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो ये सारे टॉक्सिन्स आपके लिवर में जा सकते हैं, आपकी किडनी में जा सकते हैं, आपकी सर्कुलेशन में घूम सकते हैं। इनफैक्ट ये कोई दूसरा डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं।
ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स होना ज़रूरी है ताकि वो इन टॉक्सिन्स को निकाल सके। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो एलोपैथिक डॉक्टर्स मतलब ये लोग तो उस चीज़ को देखते ही नहीं है कि आपकी वाइटल फोर्स क्या है। उन्होंने तो वो चिलेशन थ्योरी के बेसिस पे मतलब उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दे दी और आप सोच रहे हो कि आप बेटर हो रहे हो बिकॉज आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिल गया, राइट? तो आप बड़े खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि मुझे आराम मिल गया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो टेम्प्रेरी रिलीफ ही मिलता है, उसके बाद अगेन द प्रॉब्लम कम्स बैक और अगर वो प्रॉब्लम वापस नहीं है तो आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। आपकी हेल्थ है, जो आपकी जो वाइटल फोर्स है वो लोअर डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है एलोपैथिक मेडिसिन से। इसलिए हम ये बात बार बार कहते हैं और काफ़ी लोगों को, आप में से काफ़ी लोगों को ये बात अभी पता भी है, काफ़ी लोग अवेयर भी हो चुके हैं इस बात से। इसलिए ये वाइटल फोर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मेरे वाइटल फोर्स में उतना पावर है तो ही मैं वो मेडिसिन को निकाल पाऊँगी। और सेकेंडली अगर निकाल भी दी, अगर मैंने वो लोकलाइज डिजीज़ को क्योर भी मतलब उसका जो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी अगर कर दिया, फिर भी मेरे बाकी सिस्टम का क्या? सबसे पहले वो प्रॉब्लम आई कहाँ से थी ये ही नहीं पता। ब्लड का कंडीशन क्या है ये नहीं पता, उसको प्यूरिफाई नहीं किया। ब्लड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका प्यूरिफिकेशन होना कितना ज़रूरी, बिकॉज सारे जो डिजीज़ेस होते हैं वो ब्लड से ही फैलते हैं। बिकॉज हमारा ब्लड ही एक सबसे ज़्यादा जो सारे ऑर्गन्स के पास जो जाता है, जो सर्कुलेशन में रहता है, वो ब्लड से ही सब कुछ होता है, राइट? तो अगर आप ब्लड को कंसिडर नहीं करोगे किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में तो वो ट्रीटमेंट आपकी फेल हो जाएगी, वो ट्रीटमेंट अधूरी रहेगी, राइट? तो वो एक चीज़ है। फिर आपके वाइटल फोर्स को तो देखा ही नहीं जाता, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में वाइटल फोर्स का। उनका कॉन्सेप्ट खाली ये है कि पैथोजेंस को निकालना और वो भी उस जगह से निकालना, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, आपको एक सिस्टमिक एंटीबायोटिक या सिस्टमिक का मतलब है कि पूरे बॉडी पे एक्ट करने वाली कोई ऐसी मेडिसिन दे देंगे जो उनका कहना है कि उसके हिसाब से वो पूरी इन्फेक्शन निकल जाएगी। ठीक है, वो भी सिर्कुलेशन मेथड से ही वर्क करती है। एंड अगर आप एंटीबायोटिक्स तो कैसे वर्क करती है ये तो आपको पता है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट? अभी ये जो प्रोसेस से जो पैथोजेंस जो निकलते हैं, तो चलो एक साइड से पैथोजेंस निकल रहे हैं, ठीक है, आप मेडिसिन खा रहे हो निकल रहे हैं, लेकिन रोज़ के जो पैथोजेंस बन रहे हैं बिकॉज आपका जो कॉज है वो तो आपने एड्रेस नहीं किया ना। अब जैसे यूरिक एसिड की बात ले लो, अभी आपको यूरिक एसिड पता है, बहुत लोगों को यूरिक एसिड इंक्रीज यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण पैर में जमा हो जाते हैं, ठीक है? तो यूरिक एसिड की वजह से काफ़ी परेशानी लोगों को होती है और काफ़ी अगर वो इंक्रीज रहे और काफ़ी देर तक हमारी बॉडी में रहे तो हमें काफ़ी जॉइंट्स की प्रॉब्लम और काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। तो ये इन एलोपैथिक क्योर में बताती हूँ यूरिक एसिड का कैसे होता है। वो आपको बोलेंगे ठीक है, प्रोटीन आप लिमिट में खाइए, प्रोटीन खाना कम कर दीजिए और मेडिसिन जो देंगे जो कि चिलेशन इफेक्ट से ही वर्क करती है। तो एक तरीके से एक साइड से आप देखो तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स निकल रहे हैं, बट जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स रेगुलर फॉर्म हो रहे बॉडी में उसका क्या? वो तो होंगे ही ना फॉर्म। उसके लिए आपने क्या किया? वो चीज़ को रोकने के लिए क्या आपके पास कोई उपाय है? उनके पास ऐसा तो कोई उपाय नहीं होता कि ये चीज़ होना ही बंद हो जाए। अगर आप क्योर के बारे में सोचो तो आपको वो चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है, ये प्रॉब्लम हो ही ना। अगर मैं आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मैं आपको सिर्फ यूरिक एसिड निकालने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन रोज़ जो यूरिक एसिड फॉर्म हो रही है उसका मैं कोई आपको उपाय नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि बस आप प्रोटीन खाना कम करो। तो आप बस प्रोटीन खाना कम कर दोगे तो क्या आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी? मतलब क्या आपकी बॉडी यूरिक एसिड आप सिर्फ उसको मतलब क्या कर रहे हो? आप सिर्फ प्रोटीन नहीं खा के आपकी बॉडी को थोड़ा सा हेल्प दे रहे हो कि चलो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? लंबे टाइम तक आप प्रोटीन्स, आपके बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, आप आपके बॉडी को प्रोटीन ही नहीं दे रहे हो,
तो आपको कोई दूसरी डिजीज़ नहीं हो जाएगी। प्रोटीन तो ज़रूरी है ना आपके बॉडी के लिए एवरीडे, वो तो आपको रेगुलर सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके बॉडी में जाना ही चाहिए। अभी काफ़ी लोग सोचते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड होता है। प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता। ये नहीं कि आपने प्रोटीन ज़्यादा खाया या अपने डाइट में ज़्यादा प्रोटीन ली इसलिए आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई। आपके बॉडी के अंदर वो यूरिक एसिड इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में सही नहीं है। ये उसका एक्चुअल रीज़न है। हाँ, ये नहीं हमेशा रीज़न है कि आपने बहुत सारा प्रोटीन खा लिया या बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो। अब एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि जैसे कि आपने ये गलती की है इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मेटाबॉलिज्म चेंज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये ना खाओ, आप वो ना खाओ। अच्छा, अभी देखो, एक तरफ से एलोपैथिक डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि वो ये कहते हैं कि डाइट पे हम मतलब अगर आप खास करके आयुर्वेदिक डाइट या इंडियन कोई भी इंडियन कॉन्सेप्ट उनके सामने लाके खड़ा करो तो वो वेस्टर्न को ही ज़्यादा मानते हैं मोस्टली। एंड अगर आप कोई भी डाइट की भी अगर आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को भी अगर आप एक्चुअली देखा जाए तो वो जो नॉर्मल कंडीशंस, जो एवरीडे लाइफ की बात अगर हम करें या एवरीडे डिजीज़ेस की हम बात करें जिसके लिए आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास लाइन लगाते हो, उन चीज़ों में वो कितना आपको डाइट बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 चीज़ें आपको बता देंगे, वो भी इसलिए बता रहे हैं, वो आपको ऐसे बता रहे हैं जैसे कि ये आप कर रहे हो इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको एक्चुअल डाइटरी चेंजेस जो करना चाहिए वो तो आपको बताते ही नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके पास तो ना तो वो टाइम होता है और ना सेकेंडली उन्हें ये नॉलेज ही नहीं होती है। अभी ये चीज़ एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का काम होता है, लेकिन हम कितना उनको मानते हैं, हम कहाँ इतने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस को कंसल्ट करते हैं, राइट? अगर हमें कोई डाइटरी चेंजेस भी करने होते तो हम अपने मन से करते हैं उसे, हम डॉक्टर को भी पूछते नहीं हैं, राइट? तो इसलिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट में ये चीज़ मैंने इंक्लूड की है बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइट कितनी आप क्या खा रहे हो इतना इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बैलेंस डाइट खाओगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपकी जो डाइट होती है वो आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो मेंटल जो मेकअप है, कितनी सारी चीज़ें उसमें आती है, उसके हिसाब से आपकी डाइट फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए। और अगर आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ जिसको डाइट की नॉलेज है, वो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली बताएंगे। आप उसे घर में बैठ के जस्ट ऐसे सोच के नहीं कर सकते हो कि ये मुझे खाना, ये अंदाज से नहीं उस डाइट को फॉर्मुलेट कर सकते हो। एक्चुअली एडवाइसेबल नहीं है उसे अंदाज से फॉर्मुलेट करना, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको इम्पोर्टेंस ना देते हुए, खाने को इम्पोर्टेंस ना देते हुए बस मेडिसिन को इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड खाने का तो कोई अता पता नहीं। और खाने की अगर थोड़ी बहुत हम बात कर ले तो वो खुद के ही मन से कुछ चेंजेस करना शुरू कर देते हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है, लोग सोचते ही नहीं है। अब काफ़ी सारे इसमें वेस्टर्न लोगों ने भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं एंड पैलियो डाइट, कीटो डाइट और इतने अलग अलग टाइप के डाइट्स आ गए। अब मैं किसी भी इस टाइप के डाइट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू फॉलो दीज काइंड ऑफ डाइट्स अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रियली एडवाइसेबल और रिकमेंडेड। तो अगर आपको डॉक्टर ने कोई चीज़ बोली है, डाइटिशियन ने कोई चीज़ बोली है कि ये डाइट आप फॉलो कीजिए, वो एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। एंड उसका उसको एक प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर नॉलेज के साथ उसको फॉर्मुलेट किया जाता है उस डाइट को। ये देखा जाता है कि ये डाइट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर तौर पे आपको किसी भी डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो मर्ज़ी आप खा पी सकते हो, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनफ खा रहे हो एंड आप प्रॉपर अमाउंट्स में फ़ैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हो। अभी बहुत से डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए।
अब लाइक कीटो डाइट इसका भी इतना फैड निकला है। अब काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी डाइट के मामले में गलत एडवाइस देते हैं। काफ़ी सारे लोग प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाने के लिए एडवाइस करते हैं। अब खैर ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं इस टॉपिक में भी जाऊँगी, ये सारी चीज़ों में भी जाऊँगी। इट्स रियली नॉट नेसेसरी। आप प्लांट बेस्ड डाइट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि आप जो भी प्लांट बेस्ड डाइट में जितनी भी बेनिफिशियल चीज़ें होती है आप रोटेशन में खाइए। अगर 30 डेज़ इन अ मंथ होते हैं, आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से आप देखिए कि हर फूड आपका कवर हो रहा है इन दोज 30 डेज़, राइट। तो ऐसे आप करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको किसी भी डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रॉब्लम एंड इज़ रिकमेंडेड। एंड इसके लिए यही एडवाइसेबल होगा कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल, अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को या फिर डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए। अगर आप डाइटिशियन को भी कंसल्ट करें तो साथ साथ में आपके डॉक्टर को भी साथ साथ में कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज डाइटिशियन सिर्फ डाइट के बारे में नॉलेजेबल होते हैं, बट आपकी ह्यूमन बॉडी में वो चीज़ों के रिएक्शंस कैसे होते हैं ये उन्हें नहीं उतना ज़्यादा फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि जो नॉलेज डॉक्टर को होती है, मेडिकल प्रोफेशनल को होती है, वो चीज़ वो नहीं आपको बता पाएंगे। बिकॉज आपको कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कीजिए। बहुत से डॉक्टर्स आपको ये सब चीज़ों के चार्ज भी नहीं लेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी ये चीज़ें। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप हमेशा मैं रिकमेंड करूँगी आप एक डेडिकेटेड या अपना एक फैमिली डॉक्टर जो होलिस्टिक प्रैक्टिशनर है, ऐसे डॉक्टर को आप सिलेक्ट कीजिए और उससे कमिटेड रहिए। तो बिकॉज जब आप कोई कमिटेड रहते हो किसी पर्सन से, तो क्या होता है कि आप आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में। आप कभी कभी किसी के पास जाओगे तो वो पर्सन के पास आपकी पूरी नॉलेज नहीं होगी, आपकी बॉडी की पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो वो आपको गाइड भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि एक डॉक्टर आप रखिए और उसी डॉक्टर के पास हमेशा जाइए, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी और के पास किसी भी रीज़न के लिए जाना पड़े, वो बात अलग है, ओके। बट एक डॉक्टर रेगुलर तौर पे उसके साथ आप डेडिकेटेड और कमिटेड रहिए। तो उसमें क्या होता है, बिकॉज फिर उनके पास वो सारी नॉलेज होती है कि आपके बारे में और आपकी बॉडी के बारे में, तो आपको प्रॉपर सलाह वो दे पाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको ये सारी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपकी मतलब डॉक्टर्स काफ़ी जनरस होते हैं, वो कभी इन चीज़ों के अलग से कोई पैसे लेते नहीं हैं, ओके। एंड अगर किसी ने आपको कोई रिकमेंडेशन के साथ अगर कोई कंसल्टेशन कोई कह रहा है कि आप कंसल्टेशन कीजिए, तो वो भी आपके लिए अगर ज़रूरी है तो आपको वो चीज़ करना चाहिए और आपको उसका पे भी करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके लिए ज़रूरी है एनीवेज़। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी। सो ये हो गया मेरा छोटा सा तो नहीं हुआ, 18 मिनट्स हो गया। ओह माय गॉड, मैं सोच रही थी छोटा सा, लेकिन देखिए मैं आपको इतने डिटेल्स में बताऊंगी तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये हो गया मेरा एक सेकंड वीडियो बन गया इस सीरीज़ का। इसके बारे में मैं और कंटिन्यूएशन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.